अभी तक हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन निकालना सीखा, मीडियन निकालना सीखा, क्वांटाइल्स निकालना सीखा, आउटलायर्स क्या होते हैं उन्हें समझा। उसके बाद स्प्रेड ऑफ डेटा अराउंड मीन, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। लो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, मोर डेटा पॉइंट्स टुवर्ड्स मीन। हाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मतलब क्या होता है कि डेटा पॉइंट्स हमारे काफ़ी फार हो गए हैं किससे, मीन से हमारे। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझा था। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डेटा सिमेट्रिक अराउंड मीन। जितना अमाउंट ऑफ डेटा हमारा मीन से 50% है, उतना ही अमाउंट ऑफ डेटा मीन से 50% हमारा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखा। उसके बाद स्क्यूनेस देखी, लेफ्ट स्क्यूनेस, राइट स्क्यूनेस। अब आगे बात करते हैं और आज थोड़ा सा देखते हैं मोड के बारे में कि जो मोड का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। तो मोड का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा ऐसी लिस्ट पे भी अप्लाई किया जा सकता है जिसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो। अभी तक हमने जितना पढ़ा स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो सिर्फ नंबरों पे ही काम करेगा। नंबर होंगे तभी हमारा चलेगा, क्योंकि सब में प्लस माइनस कुछ ना कुछ डिवाइड वगैरह हो रही है। लेकिन ये जो मोड वाला कॉन्सेप्ट है ये हम ऐसी लिस्ट के साथ भी पढ़ सकते हैं जिसमें स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैं या मिक्स हैं, इंटीजर भी हैं स्ट्रिंग भी हैं तो भी चल जाएगा। अब तक जो पढ़ा वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो मोड का मतलब होता है कि आपके पास जो लिस्ट है उसमें कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार अकर हुई है, वो उस लिस्ट का क्या कहलाएगी, हमारा मोड। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कोई भी इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, उस इलेक्शन में लोगों ने वोटिंग करी। तो पहला वोटर आया, उसने P1 पार्टी को वोट दिया। दूसरा आया, इसने P1 को वोट दिया। तीसरे ने P2 पार्टी को वोट दिया, P3 को, फिर P2 को, फिर P1 को, डॉट 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 डॉट। इस तरह से कई हजार कई लाख वोटर्स ने तीन पार्टी को अपने अपने वोट दिए। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस लिस्ट का मोड क्या है, तो इसका मतलब आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है। P1 एक, दो, तीन और भी आई होगी। तो काउंट करो P1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, P1 कितनी बार रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या है, अक्रेंस क्या है, एक ही बात है। ठीक है, P2 की अक्रेंस कितनी हुई है, P2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, P3 की कितनी है। अब इनमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, मैक्सिमम अकरेंस किसकी है, वो हमारा क्या होगा, वो इस लिस्ट का मोड कहलाएगा। तो मान लो हमने कह दिया P2 सबसे ज्यादा बार आया था, तो P2 क्या है, P2 इस लिस्ट का मोड है। तो सर ऐसे तो हम करते ही हैं, इलेक्शन में कौन जीता कौन आ रहा कैसे पता करते हैं, तो जाने अनजाने में वो क्या है, मोड है। हम उसको बोलते नहीं कि हमने वोट से डिसीजन लिया है, बट जाने अनजाने में वो जो तरीका है, कौन जीता इलेक्शन में कौन हारा, वो मोड ही होता है ना। इसी तरह से कई और एग्जाम्पल हैं जहां पर आप जाने अनजाने में मोड का यूज कर रहे हो। मान लीजिए तीन मूवी रिलीज हुई, अब आपको एक ही मूवी देखने जाना है, इतना ही टाइम है, इतना ही पैसा है, तो अब कौन सी मूवी देखना चाहोगे। तो आपने क्या करा, 50 लोगों से पूछा, फिर आप डिसाइड कर लोगे। तो जाने अनजाने में आपने कैसे कर लिया डिसाइड, जिसने सबसे ज्यादा, जिन लोगों ने जिस मूवी को ज्यादा बताया था उसको देखकर आ गया। तो आपने ना चाहते हुए भी क्या निकाला अपने ब्रेन के अंदर, मोड। मोड का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस चीज की है, ज्यादा करेंस किस चीज की है, वो क्या कहलाता है, मोड हमारा कहलाता है। अब मोड का मतलब हो गया फ्रीक्वेंटली
मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या कहलाता है हमारा मोड। अब अगर मैं एक सिंपल सी लिस्ट बना दूं, अब चाहे मैं स्प्रिंग में लिखूं चाहे इंटीजर में लिखूं एक ही बात है। तो अगर आपसे कहा जाए कि किसी स्टूडेंट की फर्स्ट डिवीजन आई, किसी के सेकंड आई, किसी के फर्स्ट आई, किसी के थर्ड आई, किसी के फर्स्ट आई, किसी के सेकंड आई, किसी के थर्ड आई, तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिवीजन मैंने लिखी हुई है। अब मुझे बताना है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस डिवीजन में पास हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप मोड निकालना चाहते हैं, सबसे ज्यादा किस डिवीजन में पास हुए हैं, तो क्या करो, इसका मोड निकाल लो। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के अंदर गिनना नहीं है, आंखों से देखकर नहीं गिनना है। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है मोड। तो अपने आप क्या करेगा ये हमारा, इस लिस्ट में जो सबसे ज्यादा हमारा रिपीट होने वाली वैल्यू है उसको मोड बनाकर आपको दे दे। टू सबसे ज्यादा बार आया है, देखो मैनुअली, 1 2 3। 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार आया, 1 2 4 5 6 7। 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7। अरे सर यहाँ तक खेला बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। 1 आया 6 टाइम्स, 2 आया 7 टाइम्स, 3 आया 7 टाइम्स। तो मोड तो इसमें दो हो गए, 2 भी मोड है और 3 भी मोड है, दोनों क्वालिफाई हो रहे हैं। भाई जो 2 है वो भी 7 टाइम्स रिपीट हुआ है और 3 भी 7 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो फिर आउटपुट में 2 को मोड क्यों माना गया, 3 को क्यों नहीं माना गया। तो अगर ऐसा होता है कभी कि 2 या 3 या 4 वैल्यूज ऐसी हैं जो मोड के लिए क्वालिफाई हो रही है क्योंकि वो सब सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई हैं, तो उस केस में जो सबसे पहले लिस्ट में आई वैल्यू है उसको मोड माना जाता है। अब 2 और 3 में टाई हो गया, तो अब आप ये देखो लिस्ट में सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले 2 की एंट्री हुई। अगर मैं यहाँ पर 3 इस वाले को यहाँ से हटाकर सिर्फ यहाँ लिख दूं तो आउटपुट में 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैंने गिनती सही गिनी है तो 3 यहाँ लगा दिया और यहाँ से एक हटा दिया, तो अभी भी एक ही बात है, अभी भी 3 7 टाइम्स होगा, 2 7 टाइम्स है। लेकिन इस बार जो आंसर बदल गया, इस बार आंसर क्या आ गया, 3। तो जब हम मोड निकालते हैं तो मोड का मतलब है कि वो वैल्यू मोड है जो सबसे ज्यादा बार अकर हो रही है लिस्ट के अंदर। लेकिन अगर 2 3 4 5 या 2 से ज्यादा ऐसी वैल्यूज हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई हैं, तो उस केस में मोड कैसे निकाला जाएगा, इसका डिसीजन पाइथन ने जो लिया है वो कैसे लिया है, जो पहले एंटर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। कुछ लैंग्वेजेस में ऐसे नहीं लिया गया डिसीजन, कैसे लिया गया है, डिक्शनरी ऑर्डर पहले कौन आएगा वो हमारा मोड कहलाएगा। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है कि अगर हम जितने भी कैंडिडेट हैं मोड के सबको लाना चाहते हैं, सबको आउटपुट बनाएंगे, तो मोड की जगह पर मल्टी मोड फंक्शन का यूज करेंगे। मल्टी मोड फंक्शन क्या करेगा, अगर एक है तो एक ला कर देगा, और अगर एक से ज्यादा मोड हो रहे हैं तो सब ला के दे देगा। फिर उसमें ये नहीं देखेगा पहले कौन आया था बाद में कौन आया। तो मोड हमारा 3 भी है और मोड हमारा 2 भी है।
चलिए अब बात करते हैं आगे की। और अगला कॉन्सेप्ट है 3 सिग्मा रूल ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन। थ्री सिग्मा रूल ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन क्या है उसकी बात करते हैं। तो थ्री सिग्मा रूल ये कहता है कि आपके पास अगर डेटा है और वो डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? मीन के अराउंड सिमेट्रिक, या जिसका मीन और मीडियन सेम हो, या जिसका मीन मीडियन मोड तीनों सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं यहाँ पर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, वो पिक्चर ये होती है। और इस पिक्चर में ये जो लाइन है ये मीन, मीडियन और मोड को रिप्रेजेंट कर रही है। अप्रोक्सीमेटली तीनों चीजें बराबर होंगी। तो ऐसा डेटा हमारा 50% मीन से छोटा होगा, 50% डेटा मीन से ज्यादा होगा। आसान भाषा में, अगर 80 एम्प्लॉइज एक कंपनी में काम करते हैं, उनकी सैलरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं आपसे कहूं कि वो सैलरी का एवरेज सैलरी 30,000 है, तो जो मीन है वो 30,000 है, और जो मीडियन है वो भी 30,000 है, जो मीडियन वैल्यू है वो भी 30,000 है, और जो मोड है मोड भी 30,000 है। अब जरा मुझे बताओ, सोच कर बताओ, है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी 30,000 है, तो ऐसा आप कह सकते हैं कि सर किसी की 10,000 हो सकती है, किसी की 12,000, किसी की 18,000, और किसी की हो सकता है 70,000, 80,000 हो। लेकिन अगर मैं आपको ये भी एक क्लू दे दूं कि मोड भी 30,000 है, इसका मतलब क्या हुआ? कि सबसे ज्यादा 30,000 की रिपीटेशन हुई है। मतलब ऐसे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी कितनी है? 30-30,000 है। इसका मतलब क्या है? एक क्लू मिल रहा है कि डेटा हमारा बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है, क्योंकि जो मीन है वही हमारा मोड है। मीन है 30,000, मोड भी कितना है? 30,000। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादातर एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 ही थी। इसका मतलब यही तो हुआ। और हमने क्या कह दिया कि मीडियन भी 30,000 है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि 50% एम्प्लॉय जो हमारे डेटा में है, यानी कि 40 एम्प्लॉय सैलरी ऐसी है 30,000 से कम है, और 40 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है, और बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 30,000 के आसपास ही है, 28, 30, 31, 32 ऐसे करके है। तो क्या बोलेंगे ऐसे डेटा को? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो ऐसा डेटा जिसका मीन, मोड, मीडियन एग्जैक्ट इंची टेप लेकर नहीं नापना है, अप्रोक्सीमेटली अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ऐसा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा पर थ्री सिग्मा रूल काम करता है। अगर आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है तो थ्री सिग्मा रूल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। फिर समझेंगे। अगर आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो आपका थ्री सिग्मा रूल कुछ कहना चाहता है। तो सबसे पहली शर्त है इसको समझने की कि आपका जो डेटा होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ऐसा डेटा जिसका मीन, मोड, मीडियन बराबर होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा कहलाएगा। ठीक है, चलो अब मैं काम करता हूं, पहले ऐसा डेटा तैयार करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ इशारा करे। तो मैंने एक लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में मान लीजिए अगर आपसे कहा गया सैलरी की जगह मैं एज रख लेता हूँ, क्योंकि सैलरी की वैल्यू हजारों में होती है, ज्यादा लिखना पड़ता है, ज्यादा बड़ा हमारा टेक्स्ट हो जाता है, स्क्रीन स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है। एज छोटी छोटी होती है। मान लो किसी की एज 20 साल है, किसी की एज 18 साल है,
किसी की 22 साल है। ध्यान से देखो, जो अभी 3 आंकड़े मैंने रखे हैं, इन तीनों आंकड़ों से ब्रेन में अचानक से क्या समझ में आएगा कि सर ये 3 का मीन कितना आएगा, 20। और मीन के दोनों तरफ डेटा बराबर बराबर है, जितना मीन से छोटा है उतना ही मीन से बड़ा है, एक 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 छोटा है एक बड़ा है, यानी कि डेटा सिमेट्रिक है, यानी कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है। इस डेटा का अगर हम और आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए 21 कर दिया, 19 कर दिया, तो ऐसा नहीं है एग्जैक्ट आप नाप रहे हो, मतलब मैं तो बस एक अंदाजा लगा रहा हूँ ना, तो मैंने थोड़ा कम ज्यादा भी कर दिया, ठीक है, समझाने में आसान होगा आपके लिए। और मान लीजिए यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे 30 कर दिया, यहाँ पे फिर 20 कर दिया, 19 कर दिया, 17 कर दिया, हाँ जाओ, 18 कर दिया। मान लो मैंने कुछ ऐसा यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सर इस डेटा का एक बार डिस्ट्रीब्यूशन आप हमें समझा दो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस डेटा की 3 चीज निकाल कर दिखा रहा हूँ। तो मैंने जानबूझ के ऐसा डेटा बनाया है समझाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा डेटा मिलता है, अगर मिल जाएगा तो फिर आगे हम क्या कर पाएंगे वो हम सीखना चाहते हैं। तो मैंने ऐसा डेटा बनाया, और यहाँ पर अब मैंने इसका निकाला पहले मीन। तो जब हम मीन कहते हैं तो वो अर्थमेटिक वाला मीन होता है, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक वाला नहीं होता है। हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन जब बोला जाएगा तो उसका नाम लिया जाता है, ठीक है, एक्स। इसका मीडियन निकालो, इसका मोड निकालो। देखो अप्रोक्सीमेटली सब बराबर है ना, 19 19 20 ऐसा आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली हमारा डेटा बराबर है। तो हम ऐसे डेटा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा कह सकते हैं। सर इसका पिक्चर बना के दिखाना जरा, क्या वो बेल कर्व शेप बनेगा? क्योंकि अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है तो आप उसकी पिक्चर जब बनाएंगे तो बेल कर्व बनेगा, है ना, जो भी मैंने बनाया था। तो कैसे बनेगा देखते हैं, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एक लाइन ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल, और एक ड्रॉ करो वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन फ्रीक्वेंसी को बताएगी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, नहीं एक्स वाली है, ये एक्स है, ये हमारा वाई है, वाई पर फ्रीक्वेंसी है, और एक्स पर आपका क्या होगा, एज। तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2 की जगह मैं यहाँ पर करता हूँ, मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ऐसे करके मान लो मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ पर अगर मैं एज ग्रुप बनाऊं, तो एज ग्रुप मिनिमम एज और मैक्सिमम एज अगर पता करूं तो कितनी है, मिनिमम ऑफ एक्स 10 है, और मैक्सिमम मेरी 30 है। तो यहाँ पर मैं इंटरवल अगर बनाना चाहूँ तो अपने बना सकता हूँ, मान लो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे करके आप अपना बना लो 25 से 30। तो अब कितने लोग ऐसे हैं जो 10 से 15 एज ग्रुप के हैं? अगर मैं देखूं तो 1 2, 2 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, 2 लोग ऐसे हैं। 15 से 20 में अगर मैं जाऊं तो 15 को आपने यहाँ काउंट मत करो, अगले वाले में काउंट करो, है ना, नेक्स्ट में काउंट करते हैं बाउंड्री को। तो 15 से 20 में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 20 से 25 में अगर हम देखें तो
1 2 3 4 5, 20 से 25 में 5 आए, 1 2 3 4 5। उसके बाद अब हम देखें यहाँ पर 25 से 30, एक, बस एक ही निकला। हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ भी तो एक ही है, इधर भी एक निकला, कोई बात नहीं, कुछ लग तो रहा है ऐसा होगा। अब क्या करो, यहाँ पर इसका मीन 19.4 है, तो 19। अब इसको एक और पैरेलल एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करो, जिसमें आप ऐसे लिखेंगे कि भाई ये आपका 10 11 12 13, थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए 14, एट अलग अलग लिख रहे हैं, 15 16 17 18 19 20 21 22, ऐसे सर बहुत लिखना पड़ेगा, 23 लिखो, है ना। अब अगर मैं इस चीज को रेंज के अकॉर्डिंग डिवाइड ना करके एग्जैक्ट पॉइंट पे लाऊं, तो एक 10 वाला है मेरा, ठीक है, एक 11 वाला, 11 वाले भी कुछ ना कुछ होंगे हमारे। आप अपने यहाँ पर आ जाओ, चलो वो छोड़ दो, 19 पे आ जाओ। 19 कौन है आपका, मीन, यानी कि ये मीन यहाँ से कहीं कुछ हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 15 से 20 वाला है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये मीन हो गया हमारा लगभग, ठीक है। मीडियन कितना है, ये भी 19 ही है। मोड कितना है, ये भी लगभग 19 20 ही है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा यही मीन है, यही मीडियन है और यही मोड है, तो कोई खास गलत नहीं होगी। अब इसको अगर मैं ऐसे करके मिलाऊं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से शेप आ रहा है, ये ऐसे ना बनाकर वही स्टाइल बना दो जैसा हम लोग देखते हैं। तो ये डेटा कैसा फील सा आ रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा फील यहाँ पर हमें आ रहा है। डेटा इज सिमेट्रिक अराउंड मीन। तो मीन कितना है हमारा यहाँ पर, 20 मान लो। तो ये कह रहा है टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 6 वैल्यू ऐसी हैं जो इससे छोटी हैं, और 6 वैल्यू ऐसी हैं जो इससे बड़ी हैं, दिख रही हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 दिख रही है साहब साहब। मीन के अराउंड डेटा कैसा है, सिमेट्रिक है। जितना डेटा मीन से छोटा है, उतने डेटा मीन से बड़ा है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा, ये समझ में आता है। अब इसमें 3 सिग्मा रूल मैं लगाता हूँ। तो 3 सिग्मा रूल क्या कहता है कि पहले आप क्या निकालो, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, कितना आया, 4 4.5 के आसपास आया, ठीक है। अब क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, और इस लाइन में मीन ये बना लो, ये आपका मीन मीडियन या मोड कोई भी एक नाम लिख दो। मान लो मैंने ये 19 कर दिया। अब क्या करना है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, उस स्टैंडर्ड डेविएशन को दोनों तरफ हमारा स्प्रेड करना है। दोनों तरफ स्प्रेड करना है का मतलब है कि मीन से +4 और मीन से -4 करना है। तो ये हो गया +4.5 और ये हो गया -4.5, ठीक है। और यहां पर अगर मैं एक ऐसे ब्लॉक सा बना दूं, थोड़ा कलर अलग कर देता हूं जिससे समझना आसान हो जाए। उसके बाद मीन से
फिर से आप क्या करेंगे, इस काम को करेंगे। तो ये मीन चल रहा है और इस बार +9, यानी कि फिर से +4.5 आगे कर दिया और -4.5 पीछे की तरफ कर दिया, और ये -9। मुझे वैल्यू बताते रहो कितनी हो गई। 19 में +4.5 करेंगे तो कितना हो गया, लगभग 20, 21, 22, 23, 23.5, और ये कितना हो गया, लगभग 15.4 है ना, जो भी हो गया। ये कितना हो गया, 23 + 19 कितना हो गया, 26 के आसपास हो गया है। और ये कितना, 10 के आसपास हो गया। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं तो शायद मुझे सही रहेगा, 23.5, और ये कितनी हो गई, 15, 14.5। चलो, और यहाँ पर ये कितना आ गया, 28, और ये कितना आ गया। अब एक लाइन और बना दो। बस एक और। और ये हो गया, एक बार और कर दो। तो 19 +4.5 +4.5 +4.5 भी कितना हो जाएगा भाई, 10, 11, 12, 13, 13.5 हो गया। ये मीन से +13.5 है ना, और मीन से -13.5 कितना हो गया, बताना, नंबर बताना जरा, नंबर कितना आएगा। 9, 10, 11, 12, एक और एक, 2, 3, लगभग कितना हो गया, 33, 33.5, 28, 4, 32, 32। चलो, मतलब एग्जैक्ट नंबर को मत जाओ, एक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। और यहाँ कितना आएगा, 5.5। चलो ठीक है, जो आपने बता दिया सही मान लिया मैंने। ये सब समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है, वरना ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो अब 1 सिग्मा का मतलब है मीन के अराउंड 1 + स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 - स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो ग्रीन वाला बॉर्डर है ये 1 सिग्मा है, और जो ब्लू वाला बॉर्डर है ये 2 सिग्मा है। 2 सिग्मा का मतलब है मीन से हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे बढ़ेंगे और मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे जाएंगे। और जो ब्राउन वाला बॉर्डर है ये आपका 3 सिग्मा कहलाता है। मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे बढ़ेंगे और मीन से हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे आएंगे, ये आपका मीन है। अब आता है कंक्लूजन, इस पूरी कहानी का निचोड़। इस पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे आपका जो डेटा का वॉल्यूम होगा वो 64% होगा, 64 से 65% अराउंड होगा। तो टोटल डेटा का 64% डेटा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे आपको मिलेगा, और टोटल डेटा का
लगभग 93% जो डेटा होगा वो आपको टू स्टैंडर्ड डेविएशन में मिल जाएगा, और पूरे डेटा का 99% डेटा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आ जाता है। 99% डेटा यहाँ आ जाता है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। पूरे डेटा का 64%, तो 64% कितना हो गया मेरे डेटा का? कितना है मेरा डेटा? एक लाइन निकाल लो ना, लाइन ऑफ एक्स 13, 13 का 64% निकालो। लगभग 8 वैल्यू ऐसी हैं जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में आपके डेटा में होंगी। वो 8 वैल्यू किस रेंज से किस रेंज में होंगी? 14.5 से लेकर 23.5 के बीच में। अगर आप काउंट करो तो 14 से 24 के बीच में है ना, अप्रोक्सीमेटली ना, एग्जैक्ट नहीं पकड़ना है, अप्रोक्सीमेटली 14 से लेकर 24 की रेंज में 8 वैल्यू होंगी। 9 हो सकती, 7 हो सकती, 80 नहीं होंगी, 70 नहीं होंगी, ये गारंटी है। गिनो जरा कौन कौन सी वैल्यू गिननी है जो 14 से 24 की रेंज में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और कोई है? ये है तो सर काफी सारी है, देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 वैल्यू निकली सर आपकी। अब यहाँ पर देखो चीजें कैसे लग हो रही हैं। हमारा अप्रोक्सीमेशन कम ज्यादा यहाँ पर जो आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है। एक तो आपने 24 गिना था, नहीं गिना था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 तो मत ही गिनो, बाहर ही दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो 19 था वो 19.4 था, जो आपका मीन था 19.4, और ये आपका कितना है? मोड आया 20। तो यहाँ पर जो हल्का सा फ्लक्चुएशन है, उस हल्के से और यहाँ 4.6 है, तो हल्के से फ्लक्चुएशन की वजह से एक दो नंबर आपके ज्यादा आ रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 64% डेटा आपका यहाँ होगा, और 93% डेटा आपका किस रेंज में होगा? 10 से लेकर 28 के बीच, और 99% डेटा आपका किस रेंज में होगा? 5 से लेकर 32 के रेंज में। तो जो 3 सिग्मा रूल है वो हमारे डेटा का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। अगर मेरा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो मैं अपने डेटा का 64%, 93%, 99% ये मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं कि किस रेंज में मेरा डेटा रहेगा। कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो इस रेंज में होंगी, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में होंगी, कितनी वैल्यू सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में होंगी, और कितनी वैल्यू थर्ड में होंगी। ठीक है, तो ये छोटा सा एक वेरिएशन है। कोई यहाँ पर 63 लिख देता है, कोई यहाँ पर 94 लिख देता है ना, कोई यहाँ पर 99.7 लिख देता है। तो मैंने ये जो नंबर लिखे हैं ये एक स्टैंडर्ड नहीं है, एक कह सकते हैं ज्यादा बार जो लोग यूज करते हैं वो है। एक बार अगर आप विकीपीडिया से पूछोगे तो एग्जैक्ट वो आपको बताएगा 3 सिग्मा रूल। विकीपीडिया से पूछो, बाकी सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे। ओहो, गलती मुझसे ही हो गई थी। कितना है? 68, 95 और 99.7, ये है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। 68 है वो, जिसको मैं 64 लिखकर बैठा हूँ, ये 68 है। सही कर लो, ये 68 है, तो सही कर लो। तो सर आपने ये बात क्यों मानी? कहीं 65 लिखा मिल गया, तो मैंने इसलिए बोला विकीपीडिया। विकीपीडिया के कंटेंट को ज्यादा बार ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है। तो ये हमने 68% की बात। और ये कितना आया था दूसरा वाला?
95। तीसरा वाला हमारा ये हो गया 95। तो अब जरा दोबारा निकालो, 13 का 68% निकालना है इस बार। लगभग 9 वैल्यू हो गई है ना, 9 हो गई और ही 10 आई थी, तो ये तो हम अप्रोक्सीमेशन में लेके चल ही रहे हैं। चलिए अब सामने जो पिक्चर है इसको देखो, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर देना। मेरे पास वो सैलरी वाली कहानी है, उसको वापस सुनाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में 80 लोग काम करते हैं। इनकी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, गिवन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा, एवरेज सैलरी जो मुझे बताई गई है 50,000 बताई गई है, ठीक है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड एविएशन है 50,000 मीन है। स्टैंडर्ड एविएशन 5,000 है, 5,000 का स्टैंडर्ड एविएशन। अब मुझे कुछ बता सकते हो, कुछ इंफॉर्मेशन निकाल कर बता सकते हो। 80 एम्प्लॉयज की सैलरी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, 50,000 एवरेज सैलरी है और 5,000 स्टैंडर्ड एविएशन है। क्या बताना चाह रहे हो इसमें, क्या और बता सकते हो जिससे थोड़ा क्लियरिटी बन जाए। बताओ। अच्छा, थोड़ा मैं आसान कर देता हूँ। वन स्टैंडर्ड एविएशन में कितने लोग आएंगे, और क्या बता सकते हो कि वो लोग किस रेंज की सैलरी ले रहे होंगे। हाँ, पहला आंसर उन्होंने सही दिया कि वन स्टैंडर्ड एविएशन मतलब क्या हो गया, 45 से 55। देखो हर बार हाथों से आप पिक्चर नहीं बनाओगे, पहली बार आप बना रहे हो क्योंकि सीख रहे हो। ये काम ब्रेन के अंदर होना चाहिए, ब्रेन आपका पिक्चर बनाना चाहिए। तो ब्रेन के अंदर लाइन ड्रॉ करो ऐसे करके, जिसके बीच में क्या आना चाहिए, 50,000। अब मैंने कहा 5,000 स्टैंडर्ड एविएशन है, और फिर मैंने बोला वन स्टैंडर्ड एविएशन, तो 50 के दोनों तरफ चले जाओ, +5 इधर और -5 इधर, कितना हो गया, 45 से 55 हो गया। तो वन स्टैंडर्ड एविएशन मतलब हो गया 45,000 से 55,000। अब मैंने आपसे पूछा कितने लोग होंगे जिनकी सैलरी 45,000 से 55,000 के बीच में होगी, तो बताओ वन स्टैंडर्ड एविएशन में कितनी पॉपुलेशन आती है, 68%। कितने के टोटल की 68%, तो 80 का 68% निकालो, कितना आएगा, कितना आया, 47 का राउंड आया। इसका मतलब है 47 लोग, ये जो कह रहे हैं इस बात सही मानकर अगर हम समझें, तो 47 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 45,000 से 55,000 के बीच में। अब जो भी आपने बोला उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ हमारा सेकंड स्टैंडर्ड एविएशन या टू स्टैंडर्ड एविएशन में कितनी पॉपुलेशन आई, बताओ कितनी पॉपुलेशन आई। 40 से 60 तो रेंज हो गई है ना, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ पॉपुलेशन कितनी आई, कितने एम्प्लॉयज हैं जो स्टैंडर्ड एविएशन 2 का पार्ट बनेंगे। 95%, 80 का 95%, है ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब एक और, इस बार सही बताना। एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इन सब ने कोई एग्जाम दिया, ठीक है। इन सब के मार्क्स का जो एवरेज मार्क्स आया, इन सब के
मार्क्स का जो एवरेज मार्क्स आया वो मान लीजिए 70 है। स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू जो आई वो हमारी 20 है। स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू 20 आई है। और ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये बता दिया गया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। बताओ, अब मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा, अपना बताओ क्वेश्चन और उसका आंसर। कि पहला क्वेश्चन सर ये है इसमें और इसका आंसर ये है, दूसरा क्वेश्चन ये और इसका आंसर ये है। मैंने आपको बस बताया एक केस स्टडी। एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं, इन सारे बच्चों ने कोई एग्जाम दिया, उस एग्जाम में सबके कुछ नंबर आए, एवरेज जो नंबर आए वो 70% आए सबके। स्टैंडर्ड एविएशन 20 है और ये जो मार्क्स आए हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आए हैं। तो अब बताओ क्या ये बात कहना चाह रही है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? अरे बताओ यार कुछ। अच्छा कर लो कैलकुलेशन कर लो, कर लो। क्या बता रहे हो? अच्छा, और चलो, कोई बताना चाहेगा भाई ऑनलाइन से? अच्छा, 3 4 लोग लगे हुए हैं, चलो मन लगा रहेगा मेरा भी। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि जो एवरेज मार्क्स हैं वो आपके कैसे हैं? एवरेज मार्क्स हैं आपके 70। तो 70 से +20 करो, 90 हो गए। -20 करो तो ये आपके कितने हो गए? 50। तो 50 से 90 की रेंज में 68% लोगों के नंबर आए होंगे। तो 60 का 68% कितना हो गया? 48 हो गया, कितना हो गया? 41। तो जो भी हुआ ये हो गया। तो 60 में से लगभग 40 लोगों के नंबर 50 से 90 के बीच में आए हुए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम 2 पे जाएं तो कितना हो जाएगा? इधर कर दो कितना हो गया? 30। और इधर कर दो कितना हो गया हमारा? 110। अब हमें तो पता है मैक्सिमम मार्क्स 100 आए होंगे, यानी कि ज्यादातर स्टूडेंट इधर ही पढ़े होंगे हमारे। तो अब अगर हम देखें तो 70 से और 110 के बीच में जो हमारे स्टूडेंट रहे होंगे, लगभग 95%, लगभग 54 55 स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं वो हमारा 70 और 110 की रेंज में आए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम तीसरा वाला अपना यहाँ पर बता दें। चलिए, अब आप बोलो। क्या समझ नहीं आ रहा? क्या करेंगे? रीड कैसे करेंगे? तो ऐसे तो रीड करना है, बता तो यार। क्या कहाँ रीड नहीं करना है बताओ? कर तो लिया रीड। वन स्टैंडर्ड एविएशन की रेंज हो गई 50 to 90, है ना?
और उसमें इतने स्टूडेंट्स आए, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज हो गई इससे इस, है ना। और आउटलाइन डिटेक्ट करने बताया था, IQR निकालने बताया था भाई, IQR पढ़ाया था इसमें पहले ही। चलो एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो अपने क्वेश्चन को, फिर मुझसे पूछना दोबारा, है ना। तो अब हमारा मोड वाला हो गया, मीडियन हो गया, उसके बाद 3 सिग्मा रूल हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया ना, ये सारी चीजें लगभग हमारी हो गई। अब एक और पॉइंट आता है, एक टर्म है जो थोड़ा सा आपको शायद पता भी होगा, और मैं दोबारा बता देता हूँ, सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन। क्या मतलब है इसका? सैंपल किसे कहते हैं, पॉपुलेशन किसे कहते हैं? तो किसी भी, अगर हम एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं, तो टोटल जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। टोटल जो डेटा अवेलेबल है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जब इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन भारत में हो रहे हैं, मान लीजिए सेंटर वाले हो रहे हैं, तो 140 करोड़ की आबादी अगर हम मान लें, तो क्या 140 करोड़ लोग वोट डालने जाते हैं? नहीं। मान लीजिए मोटा मोटा 50 करोड़ लोग वोटर हैं, जिनके वोटर ID कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से बने हुए हैं। तो अब 50 करोड़ लोग डिसाइड करेंगे सेंटर पे कौन हमारा राज करेगा, है ना, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो अब 50 करोड़ वोटर वोट डालने गए, लेकिन टीवी वाले जैसे इलेक्शन खत्म होता है वैसे ही बताना शुरू कर देते हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। क्या बोलते हैं उसे? एग्जिट पोल। अब एग्जिट पोल करने वाली उनकी जो टीम होती है, उस टीम में वो लोग होते हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स आती है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से सीख लेते हो, एक जॉब वो भी तैयार है पोल करने वाली, है ना। तो वहां पर अब सोचो, वो लोग क्या 50 करोड़ लोगों से जाके पूछ कर आते होंगे कि आपने किसको वोट दिया? नहीं। तो वो क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, सैंपल अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो सैंपल कितने का लिया उन्होंने? 1 लाख का। और 1 लाख के ऊपर उन्होंने क्या करा, अपना एनालिसिस करी, और उन 1 लाख से जो जो उन्होंने देखा वो उन्होंने किस पर अप्लाई कर दिया, पूरे पॉपुलेशन पे कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास जो एक्सपेरिमेंट करना है या मुझे जो कंक्लूजन निकालना है, वो जिस डेटा से निकालना है वो डेटा बहुत ज्यादा है, उस वक्त पॉसिबल नहीं हो पाएगा निकालना। तो मैं क्या करूंगा, उस डेटा में से एक सैंपल निकाल लूंगा, और वो सारा एनालिसिस किस पे करूंगा, सैंपल पे करूंगा। और जो सैंपल पर रिजल्ट आएगा, मैं क्या बोलूंगा कि यही चीज अब किस पर होगी, हमारे पॉपुलेशन पर। तो पार्ट ऑफ होल डेटा क्या कहलाता है, सैंपल। कभी ब्लड टेस्ट कराया है अपना? कराया ही होगा। क्या वहां पर भी टर्म यूज क्या होती है, सैंपल दे दो, मतलब आपके शरीर में इतना सारा खून है, सारा मत दो, थोड़ा सा दे दो बस। क्या बोलते हैं उसे, सैंपल। अब जो भी आपकी रिपोर्ट आई वो पूरी बॉडी को डिस्क्राइब कर रही है, लेकिन पूरी बॉडी का तो टेस्ट नहीं किया गया ना हमारे ब्लड का, जरा सा सैंपल लिया उसने बस हमारा, उस पर टेस्ट किया, और जो रिपोर्ट आई पूरी बॉडी को बता रही है वो कि आपकी बॉडी में ये चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स के फंडे अप्लाई करते हैं, तो ज्यादा बार हमें होल अमाउंट ऑफ डेटा नहीं दिया गया होता है, जो डेटा है उसका एक पोर्शन निकालकर मुझे दे दिया गया, तो क्या बोलेंगे उसे, सैंपल। तो ये पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर कि सैंपल क्या होता है। अब यहां पर चैलेंज क्या आएगा कि आप सैंपल को बनाएंगे कैसे। जो एग्जिट पोल देने वाली टीम है वो ऐसे लोगों से
मान लीजिए सैंपल ले आई, ऐसे लोगों से उन्होंने पूछ लिया जो पता था कि ये तो यार इसी पार्टी को वोट देंगे, तो वो तो गलत हो जाएगा फिर। तो ऐसा होता है ना कि इस एरिया में भाई इसकी ज्यादा लहर चल रही है, तो यहाँ के आदमी तो इसी को वोट देंगे। अब आपने उन्हीं से पूछ लिया तो क्या फायदा फिर, समझ में आ रही कहानी। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि सैंपल आपने कैसे कलेक्ट किया, क्योंकि जब आप ब्लड टेस्ट करने जाते हो तब भी उसमें आता है कि भाई आपको बिना कुछ खाए पिए करना चाहिए या पानी पीने के बाद करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, यानी कि सैंपल लेने के भी तरीके होते होंगे। तो हम ज्यादा बार क्या यूज करते हैं, रैंडम सैंपलिंग यूज करते हैं। रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास लिस्ट में 100 वैल्यूज हैं और मैं उन 100 वैल्यूज पर अपना कंक्लूजन देना चाहता हूं, लेकिन उन 100 वैल्यूज को शामिल नहीं करना चाहता अपना कैलकुलेशन में, मैं सिर्फ उनमें से 20 वैल्यू उठाऊंगा। कौन सी 20 उठाओगे, कौन सी 20 उठाओगे, रैंडमली। तो आप क्या करो, रैंडमली वैल्यू को उठाकर ले आओ। ठीक है, तो रैंडम सैंपलिंग आप क्या करते हैं, इस काम को करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मान लीजिए आपने पहला रैंडम सैंपल 20 का बनाया, अब क्या करो, एक बार और बनाओ, दो बना लिए, एक बार और बनाओ, तीन चार बार आप इस तरह से रैंडम सैंपल बनाओगे। और आप तीनों चारों पर अपना अपना जो भी आपके पैरामीटर्स हैं स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करो। पहले सैंपल पर आपने, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो ज्यादा हो रहा है, करके देखते रहो। ठीक है, अगर हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है तो फिर हमारे पास जो स्क्यूनेस वाला था कॉन्सेप्ट, हम उसका यूज करते हैं। लेफ्ट स्क्यू राइट स्क्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो अभी पहले इसको पूरा करते हैं, फिर स्क्यूनेस से आप डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है। ठीक है, चलो अब अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक लिस्ट है और इंपोर्ट कर दिया रैंडम मॉड्यूल को, लिस्ट बना दी और आई इन रेंज 100 एलिमेंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, एक्स डॉट अपेंड रैंडम डॉट रैंड इंट 1 1 मेरी लिस्ट में 500 वैल्यूज आ गई और वो 500 के 500 वैल्यूज क्या है, तो 500 के 500 वैल्यूज मेरा 1 और 100 के बीच में होंगे। तो ये पांच इस लिस्ट में 500 वैल्यूज हैं और ये 500 के 500 वैल्यूज इस रेंज से इस रेंज में। अब अगर मैं इस लिस्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे, इसको पॉपुलेशन मानिए कि आपका पॉपुलेशन होल डेटा इसमें रखा हुआ है, तो वो लिस्ट जिसमें आपका कंप्लीट डेटा रखा हुआ है क्या बोलेंगे हम, पॉपुलेशन, है ना, ये हमारी पॉपुलेशन। इसका मैंने एक सैंपल बनाया, अब S1 नाम से एक सैंपल बनाया और मान लो उसमें मैंने इन 500 में से 50 एलिमेंट रख लिए। S2 नाम से एक सैंपल बनाया, 50 एलिमेंट इसमें आते। S3 नाम का एक सैंपल बनाया, 50 एलिमेंट इसमें से निकाले। तो इस तरह से आप कई बार अलग अलग सैंपल बना रहे हो और हर बार रैंडम सैंपलिंग हो रही है। यहाँ पर 50 सैंपल जो आएंगे पता नहीं कौन से होंगे, यहाँ पर कौन से होंगे नहीं पता कौन से होंगे, यहाँ पर कौन से होंगे नहीं पता कौन से होंगे। ऐसा हो सकता है जो यहाँ पर आए होंगे वो यहाँ भी आ गए हो कभी और यहाँ भी आ गए हो। ऐसा भी हो सकता है
कि यहाँ पर जो आए बिल्कुल अलग है, यहाँ पर जो आए बिल्कुल अलग, तो ये सब रैंडम सैंपलिंग है। हमें कुछ नहीं पता कि कौन सा सैंपल S1 में आया होगा और कौन सा S2 में आया, कौन सा S3 में, कौन सा वैल्यू किस सैंपल में आएगा नहीं पता। अब आपने क्या करा, S1 जो सैंपल था इसका मीन निकाला। फिर आप क्या करोगे, आप ये मत बोलना कि यही मीन किसका होगा, हमारे पॉपुलेशन का भी होगा। अभी आप क्या करो, S2 का भी निकालो, फिर क्या करो, S3 का भी निकालो। आपने अलग अलग सैंपल का क्या निकाला, मीन निकाला। फिर आप देखो कि वो मीन कैसा आ रहा है। अगर अलग अलग आ रहा है, यानी कि पहले सैंपल का अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो पॉपुलेशन है इसमें बहुत ज्यादा स्प्रेड है। अगर इसमें स्प्रेड ज्यादा नहीं होता, सारे पॉइंट आसपास एक जैसे होते हमारे, तो तीनों सैंपल का जो मीन आता वो लगभग एक जैसा ही आता। समझ में आ रही है कहानी। तो अगर अलग अलग आया है तो अब इन मीन का मीन निकालो और फिर क्या बोलोगे, पॉपुलेशन का मीन लगभग हमारा ये हो। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी। अब मैं कह रहा हूं सर निकालो, S1 को निकाल के दिखाओ। S1 एक सैंपल बनाओ जिसमें 50 एलिमेंट होने चाहिए, X के 50 एलिमेंट आने चाहिए। तो कैसे निकालोगे, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है, के अंदर नहीं, रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है सैंपल। तो रैंडम मॉड्यूल में सैंपल नाम का एक फंक्शन है। सैंपल फंक्शन क्या कह रहा है, लाओ मुझे पॉपुलेशन दो एक्स, यानी वो लिस्ट दो जिससे सैंपल बनाना है। ठीक है, एक्स दे दिया। ये नहीं बताओगे कि सैंपल में कितने एलिमेंट रखने हैं। भाई S1 में कैसे पता चलेगा कि 20 चाहते हो, 50 चाहते हो, 100 चाहते हो, 80 चाहते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर्गुमेंट में पास करेंगे के इक्वल टू, मैंने कह दिया 50। अब क्या होगा, S1 के अंदर इस X के अंदर से जब X में 500 वैल्यू थी उनमें से 50 वैल्यू आ जाएंगी। अब सर ऐसा हो सकता है कि कोई एक वैल्यू दो बार पिक हो जाए। भाई सब कुछ रैंडम है, तो एक वैल्यू अगर एक बार सैंपल में आ गई तो उस वैल्यू का दोबारा आना भी पॉसिबल है। ऐसा किया जा सकता है कि दोबारा हमारी वो आएगी। ठीक है, अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये बता सकते हैं काउंट लगाकर कि कोई वैल्यू मैक्सिमम कितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं, 5 बार, 2 बार, 1 बार। अब इसका मतलब है कि हर वैल्यू मैक्सिमम एक ही बार आएगी। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2, तो हर वैल्यू सैंपल में 2 बार आ सकती है, जरूरी नहीं 2 बार आएगी ही आएगी, मैक्सिमम 2 बार आ सकती है। ठीक है, अभी क्या है, अभी फ्री है, वैल्यू कितनी बार भी हमारी आ सकती है ना। तो काउंट की वैल्यू नन, नन का मतलब है कि कितनी बार भी ये हो सकता है, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कि कितनी बार हमारी आएगी, कितनी बार भी हमारी ये आ सकती है। ठीक है, चलिए सैंपल बनकर तैयार हो गया। तो दूसरा बनाओ, दूसरा 50 का बन गया उसी लिस्ट से। तीसरा बनाओ, आपके क्या बन गए, 3 सैंपल बन गए। तो एक्स एक पॉपुलेशन हो गई और S1 S2 S3 क्या होगा, उसके 3 सैंपल को। तो सैंपल का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन से एलिमेंट को निकालकर अलग करना, कुछ एलिमेंट को अलग करना, उन पर हम अपना टेस्ट करेंगे, उनके बारे में हम बताएंगे। अब वो सैंपल बनाने का तरीका रैंडम सैंपलिंग होगा जनरली। रैंडम सैंपलिंग का मतलब है कि कोई भी सैंपल हमारा आ सकता है, कोई भी एलिमेंट सैंपल के अंदर आ सकता है। अब देखते हैं क्या हम कर पाएंगे। तो मान लीजिए मैंने निकाला S1
स्टेट डॉट मीन S1। ठीक ठाक आ रहा है। तीनों सैंपल का मीन कितना है? 50, 42, 55। और जरा एक बार हम पॉपुलेशन का निकाल के देखें, पॉपुलेशन का मीन कितना आ रहा है, एक आइडिया लग जाएगा कि सैंपल पर करा गया एनालिसिस। क्या एक ही बात होती है पॉपुलेशन पे किए गए एनालिसिस के? तो अगर हम सैंपल का मीन देखें तो 42, 50, 45 ऐसा आ रहा है। और पॉपुलेशन का निकालो जरा, कितना आ रहा है? स्टेट डॉट मीन एक्स। तो आप एक्स में 500 एलिमेंट को प्रोसेस ना करके अगर 50 वैल्यू को प्रोसेस कर लोगे तब भी एक ही बात है। समझ में आ रहा है कैसे वो लोग 50 करोड़ लोग वोट डालकर आए थे, लेकिन 1 लाख लोगों से ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो इम्पोर्टेंट सैंपलिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि सैंपल को कलेक्ट आप कैसे कर रहे हैं। तो वहां पर रैंडम सैंपलिंग नहीं होगा। वोटिंग वाले एग्जाम्पल में रैंडम सैंपलिंग नहीं चलेगी। वहां पर आपको एग्जैक्ट सोचना पड़ेगा कि किस किस लोकेलिटी से लोगों को उठाना है, पूछने के लिए कि आपने किसको वोट दिया है। रैंडमली वहां पर नहीं साइज चल पाएगी। ठीक है, तो सैंपल कैसे क्रिएट किया जाएगा ये बहुत मैटर आपका करेगा। अब कई कई बार कुछ फार्मूलों में वेरिएशन हो जाता है कि अगर आपको कोई बोले कि भाई मुझे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोई बोले नहीं मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो कभी कभी जो फार्मूले होंगे मैथमेटिक्स के उनमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है। जैसे अगर कोई आपसे बोले सर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, मैंने आज तक नहीं बताया आपको, मैंने सीधे निकाल कर दिखाया है फंक्शन लगाकर, लेकिन अब वो शायद जरूरत महसूस हो रही है मुझे बताने की क्योंकि अब हम वहां पहुंच चुके हैं। तो कोई आपसे बोले सर स्टैंडर्ड डेविएशन का गणित का फार्मूला क्या होता है, निकालना तो हमें आ गया, तो कैसे बताओगे? इसका फार्मूला होता है जो आपका मीन है माइनस करो हर एलिमेंट, हर एलिमेंट को मीन से माइनस करना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर सबका सम करना है, फिर एक फार्मूला है जिसमें जितने एलिमेंट थे आपकी लिस्ट में उससे भाग करना है। दूसरा फार्मूला है कि भाग करना है n-1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फार्मूले होते हैं, पहला फार्मूला है डिवाइडेड बाई n, दूसरा फार्मूला है डिवाइडेड बाई n-। मान लो मेरे पास लिस्ट में ये होता 10, 12, 8, मान लो 3 होते हैं। अब मुझे इस लिस्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इसका मीन निकालो कितना आएगा। मान लो 10, 12, 8 का मीन 10 ही आएगा, तो मीन हो गया 10। तो क्या करो 10-10 का स्क्वायर प्लस, ये समेशन मतलब प्लस 10-12 का स्क्वायर प्लस 10-8 का स्क्वायर। तो हर एलिमेंट को माइनस करना है मीन से और स्क्वायर करना है, और फिर जो जो आया सबका सम कर देना है। तो ये 0 हो गया, ये 2, 2 दूनी 4, ये 2, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, तो 8 का सम हो गया, और साथ में स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर रूट भी, स्क्वायर रूट भी होता है। ठीक है, अब n कब लगाना है भाग करते समय, n-1 कब लगाना है वो देखो। तो ये कोई पूछेगा नहीं, ये बस एक नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है, पता होना चाहिए कि पढ़ रहे हैं इतना तो
ये भी ITV होना चाहिए। अगर आप सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो n-1 से भाग करते हैं, और अगर आप पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट से भाग करते हैं। स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर करते समय चाहे मीन पहले लिख दो, एलिमेंट बार आई मतलब एक्स आई, ith एलिमेंट माइनस एक्स बार, बार का मतलब मीन होता है, तो एक्स मीन चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, चलो तो सैंपल का कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ गया, उसके बाद पॉपुलेशन क्या होती है वो हमारी समझ में आ गया। कई बार हम लोग अपना एनालिसिस जो भी करेंगे वो पॉपुलेशन पे ना करके किस पे कर रहे होंगे, सैंपल पे कर रहे होंगे, और सैंपल पर जो रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है लगभग हम क्या बताते हैं कि वही रिजल्ट हमारा किस पर आएगा, पूरी पॉपुलेशन पर भी आएगा। ठीक? अब चलो, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी ऑनलाइन कि सर अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा तो डेटा को कैसे समझाएंगे, क्योंकि जो मैंने 3 सिग्मा रूल बताया था, 3 सिग्मा रूल तभी काम सही करता है, तभी वो सही से बताता है जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा हो, और डेटा अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है तो लेफ्ट स्क्यूनेस हो सकता है डेटा में। लेफ्ट स्क्यूनेस का मतलब क्या होगा, डेटा ऐसे होगा, तो ये जो डेटा है इसमें लेफ्ट स्क्यूनेस है। अब इसको समझिए, अगर मैं मार्क्स वाला एग्जांपल ले लूं, लोगों के मार्क्स आए हैं, ठीक है, ये मान लीजिए अगर लेफ्ट स्क्यूनेस डेटा है तो ज्यादातर जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो राइट साइड में, राइट साइड में अगर हम मार्क्स देखें तो सॉर्टेड ऑर्डर में मार्क्स लिखेंगे, तो ये मार्क्स थे मान लो 10 से 20, ये से 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 80 ऐसे करके थे। तो हम ये बोलेंगे कि ज्यादातर लोगों के मार्क्स एवरेज से ज्यादा आए हैं, ज्यादातर लोगों के जो मार्क्स आए हैं वो हमारे ज्यादा मार्क्स आए हैं अगर हम लेफ्ट स्क्यूनेस की बात करते हैं, और अगर मेरा डेटा राइट स्क्यूनेस में है, इसका मतलब हमारी क्लास में बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत खराब है, ज्यादातर लोगों के जो मार्क्स हैं वो शुरू में ही अटक गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स ज्यादा ज्यादा आए। इसका मतलब ये तो हुआ हमारा, अगर मेरा डेटा लेफ्ट स्क्यू है, इसको बोलते हैं लेफ्ट स्क्यू, डेटा में लेफ्ट स्क्यूनेस है, इसका मतलब है कि हमारे क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट सब ब्रिलियंट हैं, सब समझदार हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट के मार्क्स हाई रेंज में आए हैं, देखो ना, इधर की तरफ हाई रेंज के मार्क्स ही तो होंगे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे करके, तो ये ऊपर उठा हुआ है, उठा हुआ का मतलब जितना ज्यादा ऊपर उठा होगा उतने ज्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी है हायर नंबर की, जितना दबाव होगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम है। ये तो मतलब हुआ हमारा, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है ना यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रही है मतलब ज्यादा लोग हैं जो इस एरिया में आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे रह गई मतलब इस वाले रेंज में बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो इस वाले लेफ्ट स्क्यूनेस का मतलब अगर हम मार्क्स वाले एग्जाम्पल पे लगाएं, मतलब ज्यादातर लोगों ने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, और अगर राइट स्क्यूनेस है मेरे डेटा के अंदर, तो मैं क्या बोलूंगा कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं,
ज्यादातर लोगों के जो मार्क्स आए हैं वो हमारे कैसे हैं, मीन से कम आए हैं। ज्यादातर लोगों के मार्क्स एवरेज मार्क्स से कम है, सब स्टार्टिंग पढ़ेंगे। ऐसे करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारा डेटा पूरी तरह से दिख जाएगा, कुछ नहीं पता, ना लेफ्ट स्क्यूनेस है, ना राइट स्क्यूनेस है, ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सब दिख जाएगा, रैंडम, सब कुछ रैंडम है, ऐसे फिर ऐसे फिर ये फिर ऐसे ऐसे, कुछ नहीं है, तो उस केस में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब आपको अलग अलग फैक्टर अलग अलग तरीके से निकालने पड़ेंगे। अगर डेटा इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें ना तो लेफ्ट स्क्यूनेस है, ना राइट स्क्यूनेस है, ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है ना, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो फिर आप जितना अभी पढ़ाया गया है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में चीजों को नहीं बता पाएंगे। आपको कई सारे पॉइंट निकाल कर थोड़ी मेहनत करके आपको समझना होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये जो डायग्राम है, अगर इस डायग्राम को मैं मार्क्स वाले एग्जाम्पल में लगा दूं तो बताओ, इसको देखकर मैं क्या बता पाऊंगा? बताओ, इसको देखकर क्या बता पा रहे हो कि इस रेंज में जो मार्क्स आए हैं, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स इस रेंज वाले हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस रेंज वाले मार्क्स को गेट कर रहे हैं। फिर से इस वाले रेंज में बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं जिनके मार्क्स हैं, समझ में आ रहा है एकदम? ठीक है, तो अलग अलग तरह के हमारे पास नोटेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर थ्री सिग्मा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग करके आपको कंडीशन लगा लगा कर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या मेरे डेटा के अंदर चल रहा है। और ऐसा हम जल्दी से तब कर पाएंगे जब हमें विजुअलाइजेशन सिखा दिया जाए, क्योंकि अगर हम कोड बना बना के लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हमारे लिए विजुअलाइजेशन जिस दिन आ जाएगा उस दिन सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से निकल आएंगे। अभी विजुअलाइजेशन हमें नहीं आता, अभी तो हम मार्कर पेन का यूज करके विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। हमें कोडिंग से सीखना होगा विजुअलाइज करना। तो जिस दिन कोडिंग से सीख जाएंगे उस दिन आपको बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा कि विजुअलाइजेशन आ जाएगा, फिर चीजों को समझना बहुत आसान आपका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर जिनको अभी हम पढ़ सकते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है, कोरिलेशन के अंदर ही कई तरह के कोरिलेशन होते हैं। एक होता है हमारा पियर्सन कोरिलेशन, एक हमारा होता है काई स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और काफी चीजें हैं जो हमें मिलने वाली हैं। लेकिन जो हम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं ना, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, इसके साथ आप बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इस मॉड्यूल से बस इतना ही हो पाएगा, मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा रूल निकाल लो, आउटलायर निकाल लो, सैंपल बना लो, बस इतना ही। अब जो आगे के टॉपिक आप कह रहे हो कि कोरिलेशन निकालेंगे, पियर्सन कोरिलेशन निकालेंगे, या और भी चीजें जो आपने करनी है, उसके लिए फिर हमें कुछ एडवांस मॉड्यूल पर जाना होगा, क्योंकि इसके अंदर बस इतना ही है, इससे ज्यादा इस मॉड्यूल के अंदर अब नहीं मिलेगा। अब जितना भी मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया है, इसमें भी क्वेश्चन करते हैं लोग। क्या क्वेश्चन करते हैं लोग? इसमें क्वेश्चन ये करते हैं कि सर मान लीजिए आप लिस्ट के भरोसे बैठे हैं और किसी ने ऐसे कर दिया, अब निकालो जरा मीन इसका, निकाल दोगे इसका मीन? कैसे निकाल दोगे, एरर आ जाएगी। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सही है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को पाइथन के जिस डेटा टाइप के साथ पढ़ रहे हैं वो टाइप सही नहीं है, लिस्ट सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि एक तरफ स्टैटिस्टिक्स में मोस्टली ऑपरेशन नंबरों पर कराए जाते हैं, नंबर ही चलेगा, सांख्यिकी, भाई स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हो, सांख्यिकी तो कहते हो संख्या, तो संख्या होनी चाहिए, तो स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए
तो फिर क्या करें, लिस्ट को कैसे हम ये कहें कि लिस्ट, अगर आपके अंदर स्ट्रिंग आए तो मना कर देना कि आप नहीं आ सकते, जाओ यहाँ से। तो लिस्ट में ऐसा फीचर नहीं है, क्योंकि लिस्ट में तो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग सब आ जाता है। तो कोई ऐसा टाइप दे दो पाइथन में जिसमें नंबर आते हो, या कोई ऐसा टाइप दे दो जिसमें एक जैसी वैल्यू आती हो। ऐसा टाइप पाइथन में नहीं है। तो किसी इंसान ने ऐसा करा, और उस इंसान का नाम है ट्रेविस ओलिफेंट। एलिफेंट मत पढ़ लेना इसे, ओलिफेंट, ट्रेविस ओलिफेंट। अब ये नाम से दिख रहा है ये भारतीय तो नहीं है, इंडियन तो ये नहीं है। इंडियन होते तो इनका नाम अजय वजय ऐसा कुछ होता, सोनू, चिंटू, पिंटू, है ना। तो ये जिस देश के होंगे, एक भला काम करे हैं इन्होंने। भला काम क्या किया इन्होंने, इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो लिस्ट की तरह ही है, लेकिन उसमें सिमिलर टाइप के एलिमेंट आएंगे। सारे एलिमेंट सिमिलर टाइप के होंगे, अलग अलग टाइप के नहीं हो सकते। सारे स्ट्रिंग हो सकते हैं, सारे इंटीजर हो सकते हैं, सारे फ्लोट हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक स्ट्रिंग, ये नहीं होगा। तो ट्रेविस ओलिफेंट ने मेहनत करने के बाद एक नया टाइप बनाया। अपने लिए इनको कभी नीड आई होगी अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, और इन्होंने देखा कि पाइथन में तो ये समस्या है, तो इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक ऐसा टाइप बनाया। और उस टाइप को अपने प्रोजेक्ट में जब यूज कर लिया, उसके बाद इन्होंने हमारा भला करा और उस कॉन्सेप्ट को ओपन सोर्स करके दुनिया को दे दिया कि दुनिया जब भी आपको पाइथन में ऐसा करना हो, तो अब अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी मेहनत नहीं करनी। मैंने जो किया मैंने आपको वापस दे दिया, और उसको एक मॉड्यूल का नाम इन्होंने दे दिया, और उस मॉड्यूल का नाम है नमपाई। और 2005 में ये काम किया गया। 2005 से पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। 2005 से पहले हमारे प्रोग्रामर को मजबूरी में लिस्ट के साथ ही चलना पड़ता था। तो 2005 में एक मॉड्यूल बनाया, ट्रेविस ओलिफेंट ने बनाया, तो उन्होंने पहले ही लिया था। पब्लिकली जो रिलीज किया गया वो 2005 में रिलीज किया गया, और उस मॉड्यूल का नाम रखा गया नमपाई। तो नमपाई में उन्होंने नाम रखा न्यूमेरिक, यानी कि ये नमपाई मॉड्यूल नंबरों के साथ खेलने के लिए बनाया गया है। नंबरों के साथ अगर आपको प्ले करना है तो इस मॉड्यूल में काफी कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। तो नंबरों के साथ स्टैटिस्टिक्स चल रही है सबसे पहले तो हमारी। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो नंपाई मॉड्यूल के अंदर भी वो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने अभी हमें पढ़ाई। इसके अंदर मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वांटाइल, आउटलायर, सिग्मा, सब कुछ इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। फायदा फायदा यह है कि ये नंपाई मॉड्यूल स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें एक डेटा टाइप भी प्रोवाइड करता है। तो इस मॉड्यूल में एक डेटा टाइप बनाया गया, और उस डेटा टाइप का नाम है एनडी एरे। एनडी एरे नाम से क्या है, एक डेटा टाइप है। जैसे लिस्ट एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, उसी तरह से एनडी एरे नाम से एक और नया डेटा टाइप आ गया। और ये डेटा टाइप का काम क्या है, हमारा एरे लाइक फैशन में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना। जैसे कभी आप सी में एरे पढ़ते थे और वहां पे डेफिनेशन बताते थे, सिमिलर टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन एरे कहलाता है। वही चीज यहाँ पर उन्होंने क्या करा, एनडी एरे नाम का डेटा टाइप बनाया, और इस डेटा टाइप के अंदर आप जितनी चाहें उतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो सब सिमिलर होंगी। ये नहीं कहा इन्होंने कि सब इंटीजर होंगी, इन्होंने कहा सब सिमिलर होंगी। सब स्ट्रिंग हो सकती हैं, सारे फ्लोट हो सकते हैं, सारे इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक स्ट्रिंग, ये नहीं हो सकता। तो अब हमें रिकमेंड किया गया कि जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करें पाइथन में, लिस्ट को छोड़ दें और आप कहां पर जाएं, नंपाई मॉड्यूल का जो एनडी एरे है इसका यूज। तो इसको हम शॉर्ट में जब इन दोनों बातों को मिला देते हैं तो क्या बोलते हैं, नंपाई एरे। नंपाई एरे। तो एरे नाम से कोई टाइप नहीं है, एरे नाम से कॉन्सेप्ट है। टाइप का नाम है एनडी एरे।
है ना, जो टाइप है उसका नाम एनडी एरे है। नंपाई एक मॉड्यूल का नाम है। तो नंपाई मॉड्यूल में एनडी एरे डेटा टाइप एरे जैसा काम करता है, जो हमने कभी सी जावा में पढ़ा था, इसलिए लोग इसे शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, नंपाई एरे के नाम से जानते हैं। अब ये लाइब्रेरी पाइथन के साथ नहीं आती है, साफ दिख रहा है, एक इंसान ने बनाई है ना, तो पाइथन सेटअप के साथ तो ये नहीं आती होगी। तो हमें क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल नमपाई, अलग से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल नमपाई। लेकिन अगर हम एनाकोंडा के साथ चल रहे हैं तो एनाकोंडा नमपाई लाइब्रेरी को अपने अंदर पहले से ही इंस्टॉल करके ले आया। तो अब हम अगर एनाकोंडा के अंदर जो जुपिटर है उस पर कोडिंग कर रहे हैं तो मुझे अभी अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे जुपिटर में नमपाई पहले से तैयार। अब हम क्या करेंगे, नमपाई के अंदर जो एनडी एरे डेटा टाइप है, जो एरे के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसको समझेंगे और फिर से स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी बार भी पढ़ेंगे, एक और लाइब्रेरी है जो इसका भी सुपर सेट है, और फाइनली इंडस्ट्री में फिर उसी के साथ काम किया जाता है। अब ये मत कहना मुझसे सर इसे छोड़ो सीधा वही पढ़ाओ, क्योंकि रास्ता है ना, रास्ते में ये मिलेगा पहले। और अगर मैं सीधा आपको वहां ले जाऊं जो इंडस्ट्री में यूज होता है तो उसका बेस यही है नमपाई, तो इसके बिना आप वहां नहीं समझ पाएंगे, है ना? तो पढ़ के चलो, जल्दीबाजी नहीं करनी। इम्पोर्ट नमपाई एज एन, मेरे सिस्टम में फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, अब जब भी कोई हम लाइब्रेरी पाइथन सेटअप के साथ जो नहीं आती है उसको यूज करते हैं तो हमेशा हमें उसका एक वर्जन बताया गया होता है। तो जो मेरे एनाकोंडा में नमपाई का वर्जन है, देखो आ रहा है क्या, 1.21.5 वर्जन। आपके में 1.20 1.19 कोई दिक्कत नहीं, हाँ 1.1 1.2 ऐसा कुछ हुआ तो शायद बहुत सी चीजें हमारी ना चलें। तो जो लेटेस्ट वर्जन नमपाई का चल रहा है तो 1.21 चल रहा है। समय के साथ साथ ये हमारा अपडेट होता रहता है नमपाई मॉड्यूल। चलिए आज इतना रखेंगे, कल बात करेंगे, और कल हम इस मॉड्यूल के थ्रू पहले एनडी एरे डेटा टाइप को समझेंगे और फिर स्टैटिस्टिक्स को दोबारा पढ़ेंगे।